नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। भाजपा इस आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी है। निसंदेह वह अपने सहयोगियों के साथ केंद्रीय सरकार का गठन करेगी, लेकिन इन सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार का सपना 18वें लोकसभा चुनाव में साकार नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने चुनावी गणना वाले दिन महज 3 से 4 राउंड की मतगणना के बाद से ही उन्होंने कह दिया कि अब 400 पार नहीं हो पाएगा, यानी स्वीकार कर लिया। इस आम चुनाव में उनकी पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने दावा किया कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। निश्चित तौर पर भाजपा उम्मीदों के विपरीत इस नतीजे पर समीक्षा करेगी, लेकिन टके का सवाल यह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किन किन बिंदुओं पर समीक्षा करेगा। क्या भाजपा इन 7 यक्त प्रश्नों पर विचार करेगी? पहला सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी का यूएसपी एंटी इनकम्बेंसी मैनेज करने वाला जादू इस बार क्यों नहीं चला? भारतीय जनता पार्टी के तौर पर और मोदी व्यक्तिगत तौर पर अपने सांसदों की बढ़ती अलोकप्रियता को नहीं भांप पाए, इसकी समीक्षा करेगी। दूसरा सवाल यह है कि बूथ स्तर से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक का संगठन वाली सबसे स्ट्रांग पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शिथिल क्यों पड़ गए? क्या यही कारण है कि पिछले आम चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने गढ़ में ही मत प्रतिशत गिर गया? तीसरा सवाल यह है कि भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री मोदी जो सरकार है वो विपक्ष के व्यूह बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर घिर गई? चौथा सवाल यह है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा और राम मंदिर के निर्माण के बाद भी जनता में भाजपा के प्रति यूपी में ऊर्जा का संचार नहीं हुआ, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नजरअंदाज करना भाजपा को 400 पार करने में भारी पड़ गया? पांचवा सवाल यह है कि अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी में विकसित देशों के मुकाबले खड़ा होने के बाद भी क्या अग्निवीर जैसे मुद्दे पर घिर जाने की वजह से युवाओं के बीच भाजपा उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई? छठवां सवाल यह है कि 3 तलाक जैसे जटिल मुद्दों पर समाधान और लखपति दीदी के वायदे के बाद भी क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम महिला आरक्षण बिल चुनाव में महिलाओं के हिस्सेदारी के मसले पर महिलाओं को निराश कर दिया? सातवां अंतिम प्रश्न यह है कि क्या बड़ी संख्या में दूसरे दलों से पिछले कुछ वर्षों में शामिल होने वाले नेताओं की चुनाव में भूमिका क्या रही? क्या इन आयतित नेताओं की वजह से पुराने भाजपाइयों में असहजता से उपजा असंतोष भाजपा को नुकसान तो नहीं कर गई? दरअसल अंतिम यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में भाजपा में दूसरे दलों के नेता तथा कार्यकर्ता स्वेच्छा से शामिल हुए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए येन केन प्रक्रिया बाहर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आयतित भी किया और छोटे छोटे दलों के भीतर से नए दल का उदय कर उसे अपने सहयोगी के तौर पर साथ लिया। कुछ इस तरह भाजपा पिछले कुछ समय में विशालकाय हुई, उसके पास नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी फौज खड़ी हुई, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई में ये फौज चूक गई। भाजपा इन आयतित और उधार के बूते अपने पिछले आम चुनाव के प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई, तो ये सवाल तो उठेगा ही ना कि आयतित फौज सिर्फ हाथी वाला जो दांत जो कहावत थी वो सिद्ध कर गया। ये माना जाना चाहिए कि भाजपा दूसरे दलों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने वॉशिंग मशीन में साफ नहीं कर सकी। अलबत्ता आयतित फौज ने भाजपा के पार्टी विद डिफेंस वाली छवि को धो दिया। असल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताजीवियों के माया जाल में फंस गई। सत्ताजीवी का नाम क्यों ले रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत की राजनीति में सत्ताजीवियों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर सत्ता के साथ बना रहता जानता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ताजीवी नामक ये बीमारी कमावेश आया राम और गया राम की तरह है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आया राम गया राम में आने और जाने की अवधि बहुत छोटी होती है, जबकि सत्ताजीवी नामक बीमारी के तहत आयतित नेताओं का सत्ता में बने रहने तक दल बदल की संभावना ना के बराबर होती है। मजे की बात यह है कि सत्ता में रहने वाले दलों द्वारा सत्ताजीवियों के व्यापक पैमाने पर स्वागत की वजह से ही ये बीमारी अब भारतीय लोकतंत्र के लिए महामारी बन गया है और भाजपा इस महामारी की बड़ी शिकार हुई है। सरकार गठन के बाद तत्काल तौर पर व्यापक तौर पर भाजपा को सत्ताजीवियों के महामारी से छुटकारा हेतु व्यापक प्रयास शुरू करना चाहिए और भाजपा की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए ये उपाय बेहद जरूरी है। आपको बता दें, सत्ताजीवी का नाम जो मैंने लिया वो ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का दल देख लीजिए,
चाहे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी का दल देख लीजिए, यानी आरएलडी को देख लीजिए। आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर ये बिना सत्ता के जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। उदाहरण के तौर पर दोनों ही दलों ने 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। इन लोगों को लग रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो हम सत्ता के साथ जी सकते हैं, लेकिन हुआ उलट, भाजपा की सरकार बन गई। सरकार बनते ही कुछ दिनों के बाद में ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी के और अमित शाह जी के पीछे घूमना शुरू कर दिया, और हुआ भी वही। योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को जगह दे दी, आरएलडी को 2 सीटें दे दी। लेकिन भाजपा को यह समझना चाहिए कि इनके आने से, इनके जाने से भाजपा का ही नुकसान होगा, बल्कि ये जाएंगे तो भाजपा का अपने नुकसान से बच सकती है। लेकिन अगर ये सत्ता में रहेंगे ना तो ये सीट जिता सकते हैं अपने दम पर, सिर्फ अगर करेंगे तो भाजपा का ही नुकसान करेंगे। इस चुनाव में वही देखने को मिल रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।